बास्केटबॉल मैच तो ये गेम आपने स्टार्ट किया हुआ है, बट इसका जो रूल्स होते हैं वो ओरिजिनल बास्केटबॉल जो खेलते हैं जो डिसेबल नहीं होते उनसे डिफरेंट होता है या सेम होता है? जनरली जो एबल बॉडी में बास्केटबॉल जो हाइट पे होता है, हाँ जी। हम उसी हाइट पे बैठ के खेलते हैं, तो हमें अपर बॉडी का स्ट्रेंथ डबल चाहिए। और पहली बात तो हम बॉल को लेग पे ऐसा 2 पुश से ज़्यादा नहीं रख सकते, बट अगर मैंने रखा तो कोई भी टैप करके इजीली बॉल लेके जा सकता है। और मुझे कुछ 5 इयर्स केस में फीवर आया था वगैरह, तो मेरी सिस्टर मुझे डॉक्टर के पास लेके गई और वहाँ पे कुछ गलत इंजेक्शन हो गया और काफ़ी लेट मेरी फैमिली को समझा, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रियों में मुझे भी पता नहीं था कि अभी भी पोलियो। सो उस ड्रॉप को वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा है। सेंटा क्रूज में एक स्कूल है लिंकिंग रोड के पास, पर्टिकुलर वो व्हीलचेयर यूज़र या जो डिफरेंट डिसेबल होते हैं उनके लिए ही है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रियों में मुझे भी पता नहीं था कि अभी भी पोलियो। सो उस ड्रॉप को वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा है। अभी मेरी फैमिली ने आज तक मेरा कोई मैच देखा नहीं है। फैमिली में एक माँ ही है, वो मुझे कभी नहीं बोलती तू घर बैठ। Welcome to the show, the virtual talk show where champions share their stories beyond their games. आज हमारे साथ एक अनसंग हीरो है जिन्होंने इंडिया को एक व्हीलचेयर बास्केटबॉल गेम के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। 8 बार उन्होंने महाराष्ट्र के लिए चैंपियन बने हैं और 2014 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हुए हैं। उनका नाम है गीता चौहान जी। जी मैम, कैसे हो आप? मैम, वर्चुअल टॉक शो में हम जानना चाहते हैं कि आपकी अनसंग स्टोरीज़, जहाँ पे आपने कैसे अपना गेम स्टार्ट किया, बास्केटबॉल को लेके कैसे आप प्रेरित हुए, आपके रोल मॉडल कौन थे और इस पोजीशन में आपने ये गेम को कैसे चूज़ किया? जनरली मैंने तो 2017 में स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था बास्केटबॉल। पैरा गेम क्या होता है और पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है, उस टाइम पे बिल्कुल नॉलेज नहीं था और आइडिया भी नहीं था कि हम ऐसा कुछ गेम्स खेल सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड है और रवि करके, उन्होंने मुझे बताया था कि बॉम्बे में टीम स्टार्ट हो रही है। और उसी टाइम पे मैं एक और फ्रेंड से मिली थी, राहुल करके। तो ऐसा एक दूसरे के कम्युनिकेशन से पता चला था कि टीम स्टार्ट हो रही है मुंबई की वुमेंस टीम। तो मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड था पहले कि अगर हम ऐसा कुछ खेलेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे या कोई इंजरी हो जाएगा, ऐसा कुछ था थोड़ा थॉट में। बट फिर भी मेरे फ्रेंड के कहने पे मैं एक बार गई, वहाँ पे मैंने देखा तो कुछ लोग अलग अलग डिसेबिलिटी के लोग थे और कोचेस थे। उन्होंने हमें बताया कि हमें व्हीलचेयर पे बास्केटबॉल खेलना है। मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं था और आइडिया भी नहीं था कि हमें करना क्या है और खेलना है तो कहाँ जाना है, किस लेवल पे खेलना है, ज़ीरो नॉलेज था। तो जैसे आज लोग जानते हैं एटलीस्ट पैरा गेम क्या है, हमें 2017 में कुछ पता नहीं था। बस हमारे सामने से बास्केटबॉल गेम ही रखा गया, सो हमने उसी को चूज़ किया और वहीं से स्टार्ट किया। ये स्टार्ट बास्केटबॉल मैच तो ये गेम आपने स्टार्ट किया हुआ है, बट इसका जो रूल्स होते हैं वो ओरिजिनल बास्केटबॉल जो खेलते हैं जो डिसेबल नहीं होते उनसे डिफरेंट होता है या सेम होता है? जनरली जो एबल बॉडी में बास्केटबॉल जो हाइट पे होता है, हाँ जी। हम उसी हाइट पे बैठ के खेलते हैं, तो हमें अपर बॉडी का स्ट्रेंथ डबल चाहिए। और पहली बात तो हम बॉल को लेग पे ऐसा 2 पुश से ज़्यादा नहीं रख सकते, बट अगर मैंने रखा तो कोई भी टैप करके इजीली बॉल लेके जा सकता है। तो हमें ट्रिपलिंग भी करना है, पुश भी करना है, एक दूसरे व्हीलचेयर को क्लैश भी नहीं करना है और स्पीड में जाके हमें इजीली शॉट भी लेना है। सो स्पीड भी चाहिए, मेंटेन भी और कंट्रोल करने आना चाहिए, और दूसरा स्ट्रेंथ डबल चाहिए। जी। तो मैम, ये जो आपको डिसेबल है ये चाइल्डहुड से है या फिर कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे आपके साथ ये डिसेबल हुए हो आप? ऐसा नहीं था कुछ। पहले तो मैं अच्छे से मेरा जन्म नॉर्मली हुआ है और मुझे कुछ 5 इयर्स केस में फीवर आया था वगैरह, तो मेरी सिस्टर मुझे डॉक्टर के पास लेके गई और वहाँ पे कुछ गलत इंजेक्शन हो गया और काफ़ी लेट मेरी फैमिली को समझा कि मैं वॉक नहीं कर रही हूँ। जब उनको समझा तो अ, उस डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिए थे। अब क्या था वो एग्जैक्टली मुझे भी इतना पता नहीं है, बट 1 महीना मैं बिल्कुल वॉक नहीं कर रही थी और घर पे बाद में क्लिक हुआ कि मैं वॉक नहीं कर रही, तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए मेरे पेरेंट्स। और काफ़ी देर हो गया था, पोलियो हो गया पता चला। और जैसे बीच में अभी आपको पता होगा कोरोना वायरस इतना फेमस था,
उस टाइम पे पोलियो का ही सीज़न चल रहा था ओके। और मुझे भी पोलियो तभी हुआ है, हाँ जी। बस उसी टाइम पे। तो मैम जैसे हम जब बचपन में छोटे थे तो हमें ऐसे लगता था कि ये अमिताभ बच्चन के हमने एड्स पोलियो डे होता है तो 2 बूंद ज़िंदगी की बोलते थे तो हम उसे मजाक के तौर में लिया जाता था। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को एक मैसेज दे सके जो कि ये इस चीज़ को एक सीरियसनेस से वो ले सके कि गोइंग फॉरवर्ड उनको ये इम्पैक्ट ना हो सके। जनरली अभी तो पोलियो के लिए घर घर आके गवर्नमेंट से उनके स्टाफ का पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सी कंट्री है जहाँ पे पोलियो अभी भी है। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली एक टीम इंडिया टीम एंड करके पोलियो है उनको ज्वाइन किया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रियों में मुझे भी पता नहीं था कि अभी भी पोलियो। सो उस ड्रॉप को वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी स्टार्ट हो जाए तो मुझे नहीं लगता और लोगों के लिए लाइफ के लिए इश्यूज़ है। और पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा चाइल्डहुड में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो बच्चों के पैदा होते ही हॉस्पिटल से ईयरली उनके चार्ट्स आते हैं कि ये टाइम पे ये डोज देना है, वो देना है। तो वो एक थोड़ा नॉलेज है ना, फैमिली को होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम जो डोज की रिक्वायरमेंट है वो देना ज़रूरी है। मैम फिर हम जानना चाहते हैं कि आपका चाइल्डहुड कैसे था, आपने स्टडी कहाँ से की है। जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं स्कूल में और आप स्टूडेंट है तो उसमें कभी डिफरेंशिएट आपको किया गया है? जनरली कैसा था, पहले तो स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिल रहा था मुझे, प्राइवेट स्कूल में। और डिसेबिलिटी में उस टाइम पे इतना अवेयरनेस, आज लोग पैरा पर्टिकुलर डिसेबल पर्सनों के लिए स्कूल्स हैं, उस टाइम पे इतना था नहीं, और होगा भी तो मेरी फैमिली को पता नहीं था। बट मेरी दीदी ने काफ़ी स्ट्रगल किया मेरे एजुकेशन के लिए स्पेशली। वो प्राइवेट स्कूल में तो मुझे एडमिशन मिल नहीं रहा था, तो गवर्नमेंट स्कूल में ट्राई किया गया। वहाँ पे भी बहुत मुश्किल के बाद मुझे एडमिशन मिल तो गया, बट मेरी लाइफ में कहते हैं ना कि उतना डेली बेस वाला रूटीन अच्छा था या बैड था, इक्वल भी नहीं था। अप डाउन ये था कि आम बच्चों के साथ नहीं बैठती थी, सेपरेट बैठना, सेपरेट रहना, खेलना नहीं, फिर टीचर्स का भी इतना ध्यान नहीं होता था। तो तब लगता था कि शायद हमें ही प्रॉब्लम है, तो हमें ऐसा डिफरेंस किया जा रहा है। अब छोटे में आप क्या ही एक्सप्लेन कर पाओगे फैमिली को या औरों को। हाँ जी। तो बस इतना ही था, किसी को कह नहीं पाते थे। बट धीरे धीरे जब बड़े हुए तो समझ में आने लगा कि मैम जैसे आपका जन्म जो है मुंबई सिटी में हुआ है, आप बता रहे कि मुंबई में ऐसे कोई स्पेसिफिक स्कूल नहीं थे वो टाइम में भी, और आज आपको ऐसे कभी अक्रॉस आपको पता चला है कि ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे हम पोलियो वाले स्टूडेंट्स या डिसेबल स्टूडेंट्स को कर सकते हैं, तो हमारी ऑडियंस को हम लोग गाइड कर सकते हैं कि ये स्कूल्स भी है? सेंटा क्रूज में एक स्कूल है लिंकिंग रोड के पास, पर्टिकुलर वो व्हीलचेयर यूज़र या जो डिफरेंट डिसेबल होते हैं उनके लिए ही है। और ऑटिस्टिम आपको पता है उनके लिए भी स्कूल्स है आजकल, कहीं कहीं कुछ एनजीओ उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो लोग एनजीओ भी इस पे काम कर रही है, ऐसे और भी है अगर, तो मुझे भी इतना डिटेल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी एक स्कूल के बारे में पता चला सेंटा क्रूज में, वो भी काफ़ी लेट। तो मैम स्पोर्ट्स से आप कैसे जुड़े? अ, जैसे कि मैंने बताया 2017 में जब टीम स्टार्ट हो रही थी और मैंने ज्वाइन किया। स्पोर्ट्स का पैशन ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे आगे बढ़ना है उसमें या उसमें कुछ अचीवमेंट करना है। सोचा लाइफ में कुछ नया सीखने मिलेगा तो मैंने ज्वाइन कर लिया। खेलते खेलते मज़ा आने लगा तो मैं स्पोर्ट्स को एंजॉय करने लगी। एंजॉय करते करते ये हुआ कि उसकी वैल्यू समझ में आ रही थी, जो रिस्पेक्ट फैमिली या सोसाइटी में नहीं मिल रही थी, उस स्पोर्ट्स ने हमें दी है। मैम आज के पॉडकास्ट के हमारे पास 5 सेगमेंट है। जो फर्स्ट हमारा सेगमेंट है वो स्क्रीन शेयरिंग स्टोरीज़ है। सेकंड क्विक बाइट्स जहाँ पे रैपिड फायर क्वेश्चन होगा। ओके। थर्ड सेगमेंट है वाईफाई कन्फेशन बूथ जहाँ पे आप कन्फेंस कर सकते हैं। और जो फोर्थ सेगमेंट है कंट्रोल जी मोमेंट, जहाँ पे आप कोई ऐसा मोमेंट है जो दोबारा आप उसको रीचेंज कर सकते हैं। फिफ्थ होगा लॉग आउट विथ लेसन, जो हमारे यूथ को एक लेसन या कंक्लूजन के साथ आप कुछ एक मोटिवेशनल थॉट्स शेयर कर सकते हो। तो जो फर्स्ट हमारा सेगमेंट है स्क्रीन शेयरिंग मोमेंट, मैम कोई ऐसा पल जैसे आपने इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट जब आपने मेडल जीता हो या फर्स्ट डे आपका स्पोर्ट्स में जब अचीव किया हुआ,
वो आपके लिए फैमिली के लिए आपके लिए कैसे था और आपके लिए वो डे कैसा था? जनरली मेरी फैमिली ने आज तक मेरा कोई मैच देखा नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं, नेशनल लेवल पे 2018 में हमारा नेशनल था कोयम्बतूर में। 2017 में हमने एक भी मैच नहीं जीता और 2018 में हमने बैक टू बैक मैच जीतते गए। तो फाइनल मैच था तमिलनाडु के साथ। तमिलनाडु वुमेंस ऑलरेडी 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट थी उस टाइम पे, और हमारे लिए भी आसान नहीं था फाइनल तक पहुंचना। वहाँ पे पहुंचने के बाद ये रहा कि थर्ड क्वार्टर तक किसी को नहीं लगा था हम मैच जीतेंगे। मेरे बहुत सारे मिस्टेक भी वहाँ पे हुए भी, बट मैंने गिव अप नहीं किया, अटेम्प्ट करती रही, उसमें टॉप स्कोरर भी रही। और टीम का बॉन्डिंग जितना हमारा बैठा उस टाइम पे, हमारे लिए वो पहला गोल्ड मेडल था। अगर आप लाइफ में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतते जब, उसका फीलिंग, उसका एक बोलते हैं ना बोलते हैं ना एक प्राउड फील होता है, वो अलग ही लेवल पे होता है। हाँ जी। अब आज मेरे पास काफ़ी गोल्ड मेडल है, बट फाइनेंशियली गुजरे हुए तो फिर कभी कभी लगता है उस गोल्ड का कोई मतलब नहीं है। मैम, आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स है, तो जैसे आपने बास्केटबॉल इंडिया में रिप्रेजेंट किया हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है। जैसे 100 मीटर्स में आपने व्हील चेयर के रनिंग में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है। मैम, प्लीज़ अपनी अचीवमेंट शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। बास्केटबॉल के साथ तो एक टीम गेम है वो। मैं इसके साथ कोशिश कर रही हूँ एथलेटिक रनिंग करने के लिए, व्हीलचेयर रनिंग करना भी आसान नहीं है। एक व्हीलचेयर की कॉस्ट है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा पहुँचना है तो कम से कम 11 लाख की। हाँ जी। आपको पता है शायद 8 से 9 लाख में तो एक अच्छी कार आ जाती है। बिल्कुल। अगर आपको मैं व्हीलचेयर दिखाऊँ तो आपको 11 लाख की लगेगी ही नहीं, बिकॉज ऑफ इंडिया में ये सब चीज़ें हैं नहीं। और व्हीलचेयर रनिंग करना मेरा 2018 से पैशन था। टीम में फास्टर प्लेयर रही हूँ हमेशा से, बट जो चीज़ें इंडिया में नहीं मिल रही, हमें बाहर से बाय करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर मैं आज व्हीलचेयर लेती हूँ तो मेरे पास ग्राउंड है तो व्हीलचेयर नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने स्टार्ट किया था, मेरा पहला नेशनल उड़ीसा में था। मेरे पास कोच नहीं, मैं कोयम्बतूर के जाके कोच से मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया, बट मैं पर्टिकुलर टाइम पे ही जा पाती हूँ वहाँ पे। उड़ीसा में उस टाइम पे मेरा एक गोल्ड और एक सिल्वर आया था, गिर भी गई थी, और फिर उसके बाद खेलो इंडिया के लिए सिलेक्ट हुई, वहाँ पे भी एक गोल्ड और सिल्वर लिया। बट कैसा हो रहा है ना, मुझे जो बेसिक चीज़ें मतलब मेरा जो पैशन है उसको कंप्लीट करना, बट मैं बेसिक चीज़ों में ही फाइट कर रही हूँ, तो मेरा जो पैशन है ना धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मैं उसे कम नहीं करना चाहती, बट यहाँ को स्टेबल करना, फिर वहाँ पहुँचना, वो आसान नहीं है। अभी भी मेरा स्ट्रगल चल रहा है। बॉम्बे में अभी ग्राउंड नहीं है तो व्हीलचेयर मिल रही है। फाइनेंशियली हम है नहीं कि अगर हम इनकम सोर्स करने जाए तो खेलना छूट जाएगा। अब कोई हमें रोज़ रोज़ तो हॉलीडे देगा नहीं। मैम, जैसे आपका डेली रूटीन कैसे होता है कि आप कहाँ पे कोचिंग करते हो, और एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर आप क्या रूटीन फॉलो करते हो? जनरली जैसे मैंने आपको बताया, ग्राउंड है नहीं हमारे पास अभी बास्केटबॉल का, और एथलेटिक की मेरी व्हीलचेयर अभी ऑर्डर की गई है तो अभी वो आई नहीं है। अभी मैं इंटरनेशनल रिसेंटली 10 दिन हो गया होगा ऑलमोस्ट खेल के आया। मेरे शोल्डर इंजरी था 6 महीने पहले, तो हाथ मेरा भी बेटर है बट वीकनेस है, तो उस पर काम कर रही हूँ फिलहाल। फिजियो, स्विमिंग और जिम, इन तीनों के बीच में मैं घूम रही हूँ। तो जब तक मुझे एटलीस्ट 1 महीना तो लगेगा परफेक्ट होने के लिए, थोड़ा वो होने के बाद मैं मेरे प्रैक्टिस पे उतरूँगी। तो मैम, हमारी गवर्नमेंट जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गई या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सपोर्ट हमें नहीं मिलता, जैसे लेके या कोचिंग स्टाफ से लेके या फिजियो से लेके। सर जी कैसा है ना, हमारे पास जैसे मैंने बताया फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है। कमी तो छोड़ी है ही नहीं। हम कलिना यूनिवर्सिटी में सेंटा क्रूज में प्रैक्टिस करते थे 2018 से। हमने 5 साल प्रैक्टिस किया वहाँ पे। अच्छा था सब। हाँ, बस हम उनको पे नहीं दे पाते थे क्योंकि हमारे पास खुद के पास है नहीं। वहाँ की एक मैम है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और हम ऐसा नहीं कि वहाँ पे डेली बेस पे ही हमारा प्रैक्टिस था, सिर्फ सैटरडे संडे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी है तो सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है वहाँ पे। तो हमें उस मैम ने तभी अलॉट किया था और हम खेल रहे थे। बट
आज वो भी हमसे उन लोगों ने छीन लिया। काफ़ी बार मैंने रिक्वेस्ट लेटर दी है, काफ़ी बार मिलने की कोशिश की, नो रिस्पॉन्स। मैं अब एक फ्रेंड के थ्रू, एक सर के थ्रू सीएम के पीए को मिली 2 महीने पहले। हमने उनको लेटर दिया, रिक्वेस्ट किया, तो उस लेटर पे सीएम का सिग्नेचर और स्टैम्प लग के भी आया कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्रालय से उनको लेटर गया, कलिना यूनिवर्सिटी वालों को। फिर भी उसके बावजूद सीएम के लेटर के बाद सोचिए वो हमसे लड़ रहे हैं और हमें एक्सक्यूज़ दे रहे कि व्हीलचेयर से ग्राउंड ख़राब होता है। हमने 5 साल प्रैक्टिस किया, 5 सालों में कभी नहीं ख़राब हुआ, अब हमें देने पे ख़राब होगा। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जनरली आपको एक पैरा प्लेयरों को देना नहीं है। मैम क्या उन्हें पता नहीं है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि फ़र्क पड़ता तो आज मैं आपके साथ ये डिस्कशन नहीं कर रही होती और हमारा प्रैक्टिस हो रहा होता। तो यही रीज़न होगा कि इंडिया ओलंपिक में अच्छा कर नहीं पा रहा है। जैसे ओलंपिक हाल ही में पहुंचने के लिए सर जी नीचे ही हम फाइट कर पा रहे हैं। तो अभी जैसे आपने नीरज चोपड़ा के बारे में डिस्कशन किया, आज उनका ओलंपिक मेडल है, उनको 50 चीज़ें मिल रही है, बट नीचे वालों के लिए कोई ऐसा रास्ता कोई तो हो जो निकाले कि, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में मेडल्स नहीं आ सकते, बहुत आ सकते हैं, बट सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट वहाँ के प्लेयरों को नेशनल लेवल पे कर रही है। तो वो सब चीज़ें आएंगी तभी ना हम आगे बढ़ पाएंगे। हम 5 साल खेलेंगे, 10 साल खेलेंगे, एंड में पता चला हमारे पॉकेट में कुछ नहीं है। ज़िंदगी भी तो जीनी है, और हमारी तो और भी जीनी है। हमारे आप देखे होंगे, अभी ये मैं बैठी हूँ, ये कितने की है? 4 लाख की है। मैं खुद बाय नहीं कर सकती हूँ, ये रोटरी क्लब ने मुझे स्पॉन्सरशिप दिया है। तो हम बेसिक चीज़ों के लिए भी खुद फाइट करेंगे, खुद ही स्पॉन्सर ढूंढिए, खुद ही नेशनल लेवल पे प्रैक्टिस कीजिए। न्यूट्रिशन का आपने जैसे बताया, वो डाइट मेंटेन करना, आप समझ सकते हैं कि उस पर खर्चा कितना होता है। मैम जो मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, जिनके 5,000 फॉलोअर्स हैं, अगर उनको स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं, मुझे अभी यही पिंच पॉइंट हो रहा है क्योंकि पैरा ओलंपिक के प्लेयर्स को क्यों नहीं मिल रहा है उनके पास। मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे जो स्पॉन्सर्स उनको मिल रहे हैं, नॉर्मल सी रनिंग कर रहे हैं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उनके पास बहुत सारे मल्टीपल स्पॉन्सर्स हैं, बट वो स्पॉन्सर्स को आप जैसे के पास रीच क्यों नहीं मिल रही है, कोई अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है? हमें आपको बताओ, एक छोटे छोटे स्पॉन्सर मिल जाते हैं, जैसे मैंने बताया रोटरी क्लब, लायंस क्लब, कोई ट्रस्ट, छोटे लेवल पे जो वो दे सकते हैं वो कर रहे हैं सपोर्ट हमें। बट हमें एक्चुअली जो सपोर्ट चाहिए, हम कब तक एक ही पर्सन से 4 बार बोल सकते हैं? नहीं ना, वो एक लिमिट होता है कि हम एक बार उनको अप्रोच करेंगे, 2 बार करेंगे। अभी रोटरी क्लब, आपको बताओ आज के टाइम में मैं जब से जुड़ी हूँ ना उनसे, उनका वर्क मैंने इतना देखा ना, मैं आज कोई प्लेयर के लिए हेल्प मांगती हूँ तो वो ना नहीं बोलते, खड़े होकर देने को तैयार है। टाइम लगता है कभी आगे पीछे, बट दे रहे। अब यही देखिए कि अगर आप, जैसे आपने बताया कि उनको वहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। आज भी लोगों के दिमाग में एक ही है, डिसेबल। आप मेडल जीत रहे हो, आप एक दिन मिलोगे, आपको तारीफ होगी, खुश होगा, बुके दिया जाएगा, आप अच्छे हो, वाह वाह, तारीफ होगी, मोटिवेट, ये वो, प्राउड ऑफ यू बोलेंगे, फ़ोटो लेंगे, दैट्स इट। 4 दिन बाद आपको भूल जाएंगे। और उस इवेंट के लिए भी अगर वो इनवाइट करते हैं तो पे नहीं देंगे, आपको वेट कराएंगे, आपको और बोलेंगे कि नहीं फ्री में नहीं, मतलब आप आ जाओ, ट्रैवलिंग भी नहीं मिलेगा। फिर कुछ लोग ऐसे बोलेंगे नहीं हम कुछ नहीं दे सकते। मुझे बहुत से इनविटेशन आते हैं, मुझे कहीं जनरली लगता है कि नहीं मुझे यहाँ चार्ज नहीं, अब मैं एक जगह जा सकती फ्री में, 10 जगह नहीं जा सकती। उस 10 का कैलकुलेशन कीजिए, मेरे पॉकेट से कितना ट्रैवलिंग जाएगा। जनरली हम अगर कहीं पे उन्होंने हमें स्पीच के लिए बुला लिया, कोई सेशन के लिए, तो लोगों को वो पे देने के लिए भी दिक्कत है। पेन पॉइंट मैम, अभी रिसेंटली हाल ही में आपने देखा होगा या सुना होगा कि एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे बास्केटबॉल का कोर्ट प्लेयर के ऊपर गिर चुका था। हाँ, तो हमें ऐसे लग रहा था कि क्यों गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है, क्यों हमारे पास मेडल्स, हम एज अ नॉर्मल पर्सन हम उठ के बोल सकते हैं कि नहीं हमें एक मेडल आ रहा है, एक गोल्ड आ रहा है, एक सिल्वर आ रहा है, बट हमें ये फ्लॉ दिख ही नहीं रहा है कि हमारे ग्राउंड्स नहीं है, हमारे पास कोच नहीं है, हमारे पास प्रॉपर स्टेडियम्स नहीं है, कहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और हमारे एथलीट्स को प्रॉपरली गाइडेंस और सपोर्ट्स नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल मैम, इट्स अ रियली पेनफुल स्टोरी मैम। आप सुन रहे हैं, हम जो कभी कभी सरवाइव करते हैं ना, तो घर वालों का भी प्रेशर आता है, इतने टाइम से तो आप खेल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो। मैम जैसे आप महाराष्ट्र स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल? अभी आप बताइए, आप
यहाँ पे हमें मेडल्स आने के बाद पूछ नहीं रहे जॉब कैसे देंगे, जब तक इंटरनेशनल। और यहाँ पे रूल्स भी ऐसा है, अगर इंटरनेशनल में एशियंस गेम, ओलंपिक, उसमें एक कैटेगरी है कॉमनवेल्थ गेम, यहाँ पे मेडल आएगा तो आपको एक बार अप्रोच भी कर सकते हैं, बाकी चीज़ों पे नहीं। अभी जैसे मैंने आपको खेलो इंडिया का बताया, मेरा एक गोल्ड और एक सिल्वर था, 8 लाख का उन्होंने खुद बताया, हमने मांगने भी नहीं गए उस टाइम पे, वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था, कुछ पेपर पे साइन ले लिया उन्होंने। अब गलती हो गई कि वो पेपर की हमने कॉपी नहीं रखी, क्लिक नहीं हुआ था कि हमने इतना खुशी हो गए कि चलो पहली बार कुछ मिल रहा है। एक साल 2023 में हमारा मेडल आने के बाद अनाउंसमेंट हुआ, 24 तक हम सिर्फ मांग ही रहे थे। वो 8 लाख तो छोड़ दो, हमारा ट्रैवलिंग भी उन्होंने आज तक नहीं दिया। मैम जैसे आप देखोगे, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से, तो मुझे पता है 1-1 करोड़ की दही अंडी लग सकती है, तो क्या हमारे पॉलिटिशियन यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर सकते? पॉलिटिशियन का कैसा होता है ना, वो आपको अपने कोई उनका समझिए कुछ फंक्शन है या कुछ है तो वो आपको बुलाएंगे और आपको वो हॉस्पिटल वाली व्हीलचेयर थमा देंगे कि ये व्हीलचेयर आपके लिए अच्छा, और फ़ोटो खींच के सब जगह जाएगा। रियली डिसपॉइंटेड मैम। हॉस्पिटल की व्हीलचेयर को आपने अगर देखा हो तो वो रोड पे चलाने लायक तक नहीं है, बिल्कुल। तो एक डिसेबल खुद कैसे पुश करेगा? एक्चुअली उन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि वो दोनों व्हीलचेयर में डिफरेंस क्या होता है। बहुत डिफरेंस है। अभी ये मैं बैठी हूँ, आपको कंफर्टेबल लग रही हूँ, इजीली मेरा पोस्टर है, मेरे पैर ये पर्टिकुलर डिज़ाइन की गई है मेरे पैरों के हिसाब से, मेरे इससे मेरा कुछ और प्रॉब्लम्स होने के चांसेस नहीं है। पर उसमें आपने अब देखा होगा ये हैंडल वो यहाँ तक रहता है और ऐसे पुश करना होता है, उसके लिए पुश करने के लिए भी ऑलवेज एक बंदा लगेगा। अब इस पर मुझे चलाना है तो मैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ईजिली चला सकती हूँ, उसमें पॉसिबल नहीं है। और उसमें अगर जाना है तो आपको एक बंदे को कैरी करना है, और उतनी गंदी व्हीलचेयर है ना, कुछ मतलब नहीं है उसका। तो मैम अगेन बैक टू वही क्वेश्चन है कि जैसे आप स्पोर्ट्स, मल्टीपल स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हो, तो आपकी जो रूटीन है, आप डाइट कैसे फॉलो करते हैं, क्या रूटीन आपको आपका होता है? सच बताओ तो डाइट मेंटेन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है अभी आजकल। मैं जो खुद के पॉकेट से मैनेज है, लाइक मूंग चना भिगा लिया, जूस पी लिया, गाजर खा लिया या कुछ फ्रूट्स ले लिया, इतना है। इसके ऊपर हम नहीं जा सकते, अगर उसके ऊपर मैंने कुछ बढ़ाया तो खर्चे और बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्पोर्ट्स में इतने खर्चे, तो जितना पॉसिबल है घर से उतना ही मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि हमने सुना है मैम कि एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, बट ऑब्वियसली आप नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको एक डाइट होता रहेगा जो मैक्रोस में आप काउंट करते हैं कि आपको यही खाना है, यही होगा, आप रूटीन वो फॉलो करते हो? डाइट के लिए भी हमें डाइटिशियन भी तो चाहिए ना, तो जब वही नहीं है तो ये फिर ये हमें कौन देगा? हम खुद से नॉलेज से या गूगल से जो करके कर सकते वही कर रहे हैं। हमारे पास एक फिजियो नहीं है महाराष्ट्र टीम के पास। हमारे अभी जनरली कैसा होता है, मैं खेल रही हूँ सालों से, अब उस सालों के बीच में कभी मेरी इंजरी हुई कि मुझे पता नहीं। हम खेल के घर पे चले जाते हैं, कुछ महीने कुछ दिनों के बाद पता चलता है अरे इसमें प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है। फिर हम सोचते थोड़ा दिन रेस्ट कर लो, रेस्ट किया तो पता चला कुछ प्रॉब्लम है। अब उसके ऊपर अगर सोनोग्राफी कराया या मतलब जो भी MRI वगैरह कराया, उसमें पता चला कोई इंजरी निकली। अब उस इंजरी का खर्चा नेशनल या महाराष्ट्र फेडरेशन देगा? नहीं, वो तो खुद बेयर करना है। अब 200-500 का खर्चा है तो मैनेज होगा, लाखों का हो गया तो फिर वो किसकी जिम्मेदारी? ना इंडिया फेडरेशन सामने आती है ना महाराष्ट्र, तब महाराष्ट्र बोलेगी कि आप फिट नहीं हो। आपने मुझसे 6 साल 7 साल हमको खिला लिया, अब इंजरी तो होगी, स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो इंजरी तो कभी ना कभी होनी है, ठीक है। अगर वो इंजरी भी हो रही है तो सपोर्ट तो टीम एसोसिएशन को करना है ना फाइनेंशियली, वो भी नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप उस बेस पे भी परफॉर्म होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो भी आपको टीम से निकालने की फिर कोशिश होगी। तो जस्ट टीम में भी कभी कभी एक बोलते ना, एक गलतियों का इंतज़ार करते हैं कि इनको कब हटाए, तो वो भी है। अब उस पेन फील्ड में भी हमें खेलना है, ये करना है। यहाँ पे विशाखापट्टनम में मेरा 3 कैंप हुआ था स्टार्टिंग में। मैं फर्स्ट कैंप में नहीं आना चाह रही थी, बट कोच का थोड़ा ये था तो मैं चली गई। और मैं शॉर्ट्स के लिए नहीं जा रही थी क्योंकि ऐसा हाथ उठाने के लिए दिक्कत था मुझे। पर वो 3 कैंप में मुझे एक ही मेरे फिजियो ने एक ही आंसर दिया कि आप खेलते रहे इसलिए एक्टिव रहे, ये नहीं होता तो आप 6 महीने की जगह पे आप 1 साल ले लेते हैं। जिससे आपने आपकी इंजरी का बताया इंजरी। कि आपको 2 साल लग गया, तो मैं खेलते रही इसलिए
मूवमेंट हो गया और वो सारा खर्चा भी खुद करना पड़ा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो फेडरेशन को प्लेयर को सपोर्ट करना है, ना कि प्लेयर को फेडरेशन को सपोर्ट करना है। आज महाराष्ट्र में मैं मेरी टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ। किसी प्लेयर को एक्सपेंसिव की ज़रूरत है, किसी को कैलीपर, किसी को व्हीलचेयर, मैं मेरा काम पूरी तरह से कर रही हूँ। पर जनरली कभी कभी क्या होता है ना, है एसोसिएशन को भी ये जिम्मेदारी उठानी है कि आपको उस प्लेयर को आगे लाना है, और उस प्लेयर के साथ साथ और भी प्लेयर है कि उनके साथ भी ये ना हो। अभी मैं स्पॉन्सरशिप, मुझे ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल नहीं मिला, तो उसके अलावा अगर कोई ऐसा प्लेयर हो तो बिल्कुल ही मैनेज नहीं करता, तो और घर वालों ने नहीं किया तो बट ऑब्वियसली वो क्विट कर देंगे। क्विक करेंगे। मतलब पैर तो हमारा ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है, हाथ भी गया तो फिर फिनिश्ड। मैम जब एज अ नेशनल टीम के लिए आप गेट टुगेदर करते हो, वेरियस स्टेट से जब आते हैं, तो तब आप एज अ उनको कैसे मोटिवेट करते हो? आप अलग लेवल पे आप एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट कर रहे हो। जनरली तो आपने जो अच्छा पॉइंट्स बोला, पहली बात तो हमारा कम्युनिकेशन इशू होता है अलग अलग स्टेट से। हाँ जी। अब कुछ इशारों में हो जाता है, कुछ बात कॉमेडी में हो जाता है। मैं थोड़ा मस्ती को हूँ तो टीम में मेरा चलता रहता है, हर एक को अलग अलग तरीके से उनको ये रखना, मतलब बॉन्डिंग बनाना। जनरली मैं तो बना लेती हूँ, कुछ कुछ प्लेयरों का नहीं होता क्योंकि कम्युनिकेशन इशू। कर्नाटक के प्लेयरों को हिंदी नहीं आती, तमिलनाडु प्लेयरों को नहीं आती, तो थोड़ा इशू होता है। बट उसके लिए हमें साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, साथ में रहने के लिए महीनों ज़रूरत है। 6 महीना 1 साल आप साथ में प्रैक्टिस करोगे तो आपका बॉन्डिंग बनेगा, तब जाके आप इंटरनेशनल परफॉर्म करेंगे। अभी मैं इंटरनेशनल खेल के आई हूँ, बट हमारे एक दिन भी टीम का प्रैक्टिस नहीं हो पाया जाने से पहले, क्योंकि हमें जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने बैकआउट पीछे हट गए वो सडनली, और हटने की वजह से हमारा इंटरनेशनल जाना भी कैंसिल हो सकता था, क्योंकि 20 लाख 30 लाख पे करना था, और सडनली वो चीज़ें आ गई और हमारा जो कैंप होने वाला था वो भी कैंसिल हो गया। तो नेशनल लेवल पे कैंपिंग वगैरह कुछ आपका भी नहीं नहीं हो होता है? पाया। हम डायरेक्ट इंटरनेशनल गए तो रिज़ल्ट मुझे पहले से पता था कि क्या होगा, और वही हुआ, हम जीत नहीं पाए कुछ भी। मैम ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जो हमारा क्विक बाइट मोमेंट है, ओके। जहाँ पे रैपिड फायर क्वेश्चंस हो गए मैं आपको पूछूंगा। तो मैम जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको किया हुआ है कि आपका जो फर्स्ट गोल था उसका कैसे आपका एक्सप्रेशन था, या फिर पेरेंट्स का क्या वाउ मोमेंट क्या था आपका? जनरली मेरे पेरेंट्स को उस टाइम पे इतना पता नहीं था कि मैं क्या खेल रही हूँ और कैसे खेल रही हूँ, उन्होंने कभी देखा ही नहीं। और जैसे वो गोल्ड आया था ना, मुझे उस वक्त बहुत एक सेटिस्फेक्शन था कि मैंने मेरा 100% दिया, रिज़ल्ट मिला अच्छा, और हमने गोल्ड जीता। तो मेरे लिए वो आज भी बहुत एक, जब भी होता है ना कभी फ्री, तो हम पहले मैं वो मैच देखती हूँ। ओके मैम, एक आपकी ऐसी हैबिट जिसने आपको सक्सेसफुल बनाया हुआ है? बक बक करने की, मुझे उससे एक अलग एनर्जी मिलती है। ओके उससे साइलेंट बैठना, चुपचाप नहीं होता मुझसे कुछ। ये बग इन्होंने जो बोला है, इट मीन्स कि आपका मेंटल प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है। इससे आप वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हो और फिर उसको फेस करते हो। एब्सोल्युटली। मैम नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीतना या फिर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया हैज़ अ कैप्टन रिप्रेजेंट करना, क्या आपको पसंद है? जनरली आपने बताया ना जैसे कि मैं कैप्टन हूँ, मुझे ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं आता है मैं इंडिया टीम की कैप्टन हूँ, क्योंकि एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन हूँ वही जो मुझे परफॉर्म करके खेलना है। पर जब तक ओलंपिक मेडल नहीं आता है, अभी हम बहुत पीछे हैं। एक ऐसा वर्ड जो आपकी पूरी जर्नी को डिस्क्राइब करता है फ्रॉम चाइल्डहुड टिल अप टिल डेट। व्हील चेयर। एक टफेस्ट अपोनेंट आपका स्टेट वाइज हो सकता है, नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, जो आपको टफेस्ट लगा हो। इंटरनेशनल लेवल पे मोस्टली सारी टीम्स बहुत बेटर है, बहुत। चाइना जापान तो यहाँ है, हम यहाँ है, मतलब बेस्ट है। अभी हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत साल लगेंगे। मैम प्रेफरेंस आपका क्या है, चाय या कॉफ़ी? चाय। ओके तो चाय से हमारे जो गिफ्ट हैम्पर्स जो है हमारे स्पॉन्सर किया गया, वो डाबरी टी से है। ओके। बेसिकली वो आयुर्वेदिक और नेचुरल टी है, विदाउट एनी मिक्स इंग्रेडिएंट्स, उनके जो है नेचुरल है। और
वो हमें गिफ्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं जो आज के हमारे शो के हैं। ओके। हाँ जी, चलते हैं मैम, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, Yes. जो कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कि वाईफाई कन्फेशन बूथ, जिसमें आपके लाइफ में जो ऐसा मोमेंट होगा जो आपको कन्फेस करना चाहते हो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। गलतियाँ तो मैच में होती है काफ़ी, ऐसा नहीं कि नहीं, बट सडनली उसको स्किप करके आगे बढ़ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गलतियाँ ऐसा नहीं हुई है। हाँ, मुझे आजकल ये एक चीज़ लगती है कि मैं काफ़ी टाइम से मेरी टीम के लिए वर्क कर रही हूँ, बट अब लगता है शायद गलत कर दिया। ओके, रीज़न मैम? मुझे उसके फीडबैक्स अभी मिल रहे हैं ना, ओके, स्पेशली कोचेस से। तो मैं, अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फेडरेशन पे टाइम दूँ, इससे अच्छा अपने पे देती तो ज़्यादा डेवलप कर पाती थी खुद को। मैम कभी आपको लगता है कि ये स्पोर्ट्स नहीं होता तो फिर आप क्या चूज़ करते अल्टरनेट ऑप्शन? स्पोर्ट्स नहीं होता तो सर मैं आपके सामने नहीं होती थी आज। स्पोर्ट्स है तो आज आपके सामने हूँ, एक एथलेटिक के नाम पे हूँ, और लोग जानते हैं। इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में रिस्पेक्ट कमाना, घर में अपनी जगह बनाना, नहीं तो घर में भी हमारी वैल्यू ज़ीरो है और हम एक कोने में बैठे रहते हैं। बिल्कुल मैम। और जो मैम, अगर आप नेक्स्ट सोचोगे कि आज के 10 साल बाद नेक्स्ट आपका फ्यूचर अल्टरनेट ऑप्शन क्या होगा? 10 साल बाद मैं खुद का ट्रस्ट स्टार्ट करके एक एकेडमी बनाना चाहती हूँ कि जो फेस मैंने किया है वो कोई भी और प्लेयर ना कर सके, और हमारे देश के लिए मेडल लाने के लिए थोड़ी आसानी, थोड़ा सपोर्ट दे सकूँ। और दूसरा, बहुत से हमारे ऐसे पैरा प्लेयर या बहुत सारे हैं जिनका इनकम सोर्स नहीं है, और वो कल शायद उनकी फैमिली उनको निकाल दे या उनको ना रखना पड़े। उनको एक ऐसा सेटअप देना चाहती हूँ कि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, खुद पर डिपेंड नहीं हो के वो काम करे और साथ साथ और लोगों को भी हेल्प करे। मैम इनकम सोर्स से मुझे क्लिक हुआ है कि अभी आपके लिए इनकम सोर्स कैसे होता है? अगर आप मैच खेलते हो तो कुछ मैच फीस मिलता है? जनरली मेरा जो इनकम सोर्स था वो ऑलमोस्ट लॉकडाउन में बंद हो गया। अभी खुद का कुछ सेविंग था उसमें काम चल जाता है, और वो भी ख़त्म ही होने हुए। और थोड़ा बहुत कहीं जाना है तो स्पॉन्सरशिप वगैरह देखना पड़ता है, क्योंकि अकेला तो मैनेज होता है बट साथ में और भी ग्रुप है तो वो भी देखना पड़ता है। तो पैरल संभालना आसान नहीं है। खुद के खर्चे कम हो गए पर्सनल, स्पोर्ट्स के ज़्यादा हो गए। जैसे मैम क्रिकेट में होता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपको स्टेट लेवल के लिए भी मिलते हैं और नेशनल लेवल के लिए भी मिलते हैं। इवन आप भी रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ महाराष्ट्र स्टेट के लिए, तो आपके लिए ऐसे कुछ स्टाइफिन वगैरह वहाँ से नहीं मिलता कि एज अ प्लेयर आपको कुछ मिला जाएगा? सच ही, हमें ग्राउंड ही नहीं दे रहे हैं तो वो पैसे क्या देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है अभी डिसेबल पर्सन के नाम पे जो गवर्नमेंट में जो स्कीम्स होती है वो 90% तो मुझे नहीं लगता मिलती होगी, 10% मिलता होगा किसी को, और जो 90% होता होगा वो कहाँ जाता होगा कोई नहीं पूछेगा। सो वो तो मिलना एक अमाउंट, वो बात की बात है। आप जनरली एक एग्जांपल दूंगी, अंधेरी वेस्ट में हमारा डिसेबल पर्सन लोग की जो पेंशन होता है उनका ऑफिस है। वो ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ ना लिफ्ट है और स्टेयर है। वो बंदा वहाँ पहुँचेगा तभी ना एप्लीकेशन करेगा। और दूसरा, किसी एक के घर में अगर डिसेबल पर्सन है तो डेफिनेटली पेंशन तो उसको आनी है, बट वो आपकी इंक्वायरी करते हैं कि आप किस घर में रहते हो, किसके साथ रहते हो। अगर आप भाई के साथ रह रहे हो जनरली, तो ज़रूरी नहीं ना भाई आपका सारा खर्चा उठा रहा होगा, बस घर में रखने को जगह दिया तो वही एक हो गया। तो गवर्नमेंट को तो ये फैसिलिटी सर्टिफिकेट के बेस पे इजीली प्रोवाइड करनी चाहिए, उल्टा घर आके देनी चाहिए। बट ये सब चीज़ें हैं, कौन ध्यान देता है। ऐसा किस्सा मैम आप बताना चाहोगे जब आपने इनिशियल लेवल में स्टार्ट किया था तो आपको बहुत टफ था कि नहीं ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे, मैंने इसे क्यों चूज़ किया? मैंने रिग्रेट तो कभी नहीं किया कि मैंने इसे चूज़ क्यों किया। मुझे आज प्राउड फील होता है, मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलती हूँ और मेरी खुशी है उसमें। मुझे बहुत, मैं खुश होती हूँ खेलने के लिए। टीम में बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मैं टीम छोड़ के कभी मैंने भागने का सोचा नहीं कि अरे इतना पॉलिटिक्स है तो मैं क्यों खेलूँ, जाऊँ घर जाके बैठूँ दूसरा कुछ करूँ, कभी नहीं।
अब आपको हर फील्ड में कंपटीशन मिलेगा, हर फील्ड में कोई ना कोई पॉलिटिक्स मिलेगा। जब 2017 में मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे पास ना नॉर्मल व्हीलचेयर थी, ना बास्केटबॉल की कोई बेसिक व्हीलचेयर थी। एक एनजीओ ने हमें बास्केटबॉल व्हीलचेयर दिया था, 2017 के नेशनल के जाने के 1 वीक पहले हमें मिली। और जिनके रेफरेंस से मिली थी, एक कहते हैं ना, उनके पास हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि स्पाइनल कोड है, पोलियो है। आपको बता दो, डिसेबिलिटी में भी वैरायटी है। एम्पूटी बोले तो जिनका पैर कट गया हो या एक्सीडेंट हुआ हो, स्पाइनल उनका भी एक्सीडेंट, लोअर बॉडी मतलब सेंसेशन नहीं होता। पोलियो में आप जानते पैर पतले कम ज़्यादा वो सब मतलब सेंसेशन है लेकिन मूवमेंट नहीं है। तो उसमें भी अलग अलग है। और उसमें भी है कि जिस एनजीओ के थ्रू आया था वो पर्टिकुलर स्पाइनल कोड की थी, उनको पता होने के बावजूद भी उन्होंने व्हीलचेयर हमें दी। सब देने के बाद नेशनल्स में हम नेशनल खेल के आए। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन था, मतलब कैंप के लिए सिलेक्ट हुई। उस कैंप में मैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई। पर उस स्पाइनल कॉर्ड के एनजीओ से एक हमारा उसमें ऐसा था ना कि उस एनजीओ से हमारी टीम में एक प्लेयर थी जिन्होंने इंटरनेशनल के लिए वो उस टाइम पे 2018 में सिलेक्ट नहीं हुई और मैं सिलेक्ट हो गई थी। अभी आप सोचिए, एक एनजीओ आकर आपकी टीम को व्हीलचेयर देती है और उनका कोई प्लेयर सडनली अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो आप सारी व्हीलचेयर्स रिटर्न लेंगे? डोनेशन मतलब एक डोनेट करने के बाद कौन रिटर्न लेता है? बिल्कुल मैम। उन्होंने हमसे लिया, दोबारा ले लिया। ले लिया रिटर्न। और जब उसी वक्त मुझे इंटरनेशनल जाना था, हमारे कोचेस ने रिक्वेस्ट भी किया कि एटलीस्ट 1 महीने का टाइम पीरियड दे दीजिए, फिर इंटरनेशनल से आने के बाद आप व्हीलचेयर ले लीजिएगा। वो पर्सन ने बिल्कुल नहीं सुना कि नहीं आप दे दो, हम बाद में डिसाइड करते हैं। अभी आप सोचिए कि व्हीलचेयर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आपको दे के लेना वो कितना एम्बैरेसिंग वाला सीन है। उनके क्या काम आएगा मैम अगर उन्होंने वापस ले लिया तो? एक मेंटेलिटी होती है ना, अगर एक डिसेबल पर्सन के साथ अगर ये कर सकता है तो फिर वो आगे क्या ही कर सकता ये है। तो टॉर्चर वाली बात हो गई। टॉर्चर वाली बात है। कभी कभी होता है, कुछ कुछ चीज़ें हम रोक नहीं सकते, लोगों की मेंटेलिटी चेंज नहीं कर सकते। आज कुछ दिन पहले मुझे 20 व्हीलचेयर मिली थी, मैंने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मैम सोसाइटी को कैसे आप फेस करते हो? सोसाइटी के लिए देखिए सर जी, सोसाइटी कभी आपका अच्छा बोलेगी कभी बुरा बोलेगी, ठीक है। और सोसाइटी आपके साथ नहीं चलती है, आपको खुद अकेले चलना है। सोसाइटी जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो हाँ ये हमारी बगल वाला है, ये हमारी सोसाइटी का है, तब वो आपको बोलेंगे, आपको वो मोटिवेट करेंगे, हाँ आप अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो। बट जब सिचुएशन रहता है तब कोई नहीं रहता है। तो सोसाइटी मुझे तो लगती है सिर्फ नाम के लिए है और कुछ नहीं। सोसाइटी में कुछ लोग जो है एज अ लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं, मैंने रोटरी क्लब बताया बहुत सारे, तो इनका लेवल बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो मैम जैसे चाइल्डहुड से आप मतलब सोसाइटी को ऐसे फेस कर रहे हो, मेंटल तो आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, मतलब जो द वे आप कम्युनिकेट कर रहे हो मेरे साथ मुझे समझ में आ रहा है कि मेंटली तो आपने बहुत अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि सोसाइटी कुछ भी बोले। बट मैम फिज़िकली आपने आपको अपीयरेंस जब करते हो तब आपको कभी लगता है कि यार मैं लैग कर रही हूँ कहीं तो? कभी कभी मैं भी अप डाउन होती हूँ, बट खुद पे काम करना है। आपको दूसरा आके कोई गाइड नहीं करेगा, मोटिवेट नहीं करेगा। पहली बात तो एक साथ बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके साथ कोई खड़ा है लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तू चल मैं हूँ, मेरे साथ वो भी नहीं कोई था जल्दी, तो वो एक खलता है कि हाँ कभी कभी कोई हो। इस सब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं ना फाइट करने के लिए, अकेले ही करना है, रीज़न नहीं है मेरे पास, ऑप्शंस नहीं थे, जो थे मुझे उसी में कंप्लीट करना था बस। फैमिली कितना सपोर्ट करते हैं आपके इस स्पोर्ट्स को लेके? फैमिली में एक माँ ही है, वो मुझे कभी नहीं बोलती तू घर बैठ, स्टडी के टाइम पे भी, जॉब के टाइम पे भी और आज भी। हाँ बट अब थोड़ा सा उनकी एज हो गई है तो वो, मैं जब जाती हूँ तो वो थोड़ा डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी मुझसे ज़्यादा अटैचमेंट है फैमिली में, भाई वगैरह से ज़्यादा। तो उनको एक माँ है, माँ को आप समझ सकते हो कि, हाँ जी। और ऐसी कंडीशन में तो उनको और टेंशन रहता है हमारा फ्यूचर क्या होगा, कैसे कौन देखेगा हमें फ्यूचर में, ये वो। तो बस ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स? रिलेटिव कहाँ है मुझे पता नहीं, कभी देखा नहीं मैंने उनको।
और ब्रदर वो अपने वाइफ बच्चों में सब बिज़ी रहते, बस घर में आना, हम एक घर में रहते ज़रूर है बट मुझे तकलीफ़ है या उनको तकलीफ़ है, हम कम्युनिकेट नहीं है, तो बस आना जाना एक दूसरे का शक्ल देखना उतना ही है, तो उतना ही है। मैम जब नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे मैच के पहले जो रात को आपको कैसे रहता है मेंटली, आप कैसे आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को? यूजुअली कैसे होता है कि एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर उनको टेंशन जैसे होता है माहौल कि कल कैसे होगा, क्योंकि दैट विल बी अ बिगेस्ट डे फॉर मी कि मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। आप तो एक कैप्टन, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो आप कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो? जनरली तो स्टार्टिंग में हम लोग मैच स्टार्ट होने के फर्स्ट डे से वो डर रहता था। अब धीरे धीरे तो हम एक स्टेबल हो रहे हैं, नेशनल लेवल का जो कॉन्फिडेंट है वो बैठ गया है, बट इंटरनेशनल लेवल के लिए हमें डर हमेशा लगा रहता है। और एक रात तो ठीक है, हम यहाँ वहाँ रील्स वील्स या कुछ भी देख के टाइम पास करके अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, बट जो तो मैच का टाइम होता है उसके 1 घंटा 2 घंटा पहले या मॉर्निंग से ही वो जो प्रेशर शुरू होता है ना, वो फेस पे क्लियरली दिखता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी भी काम करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है आपका परफॉर्मेंस? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ऐसे कांटेक्ट मिले जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया और सपोर्ट करने के लिए भी है। सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको आपका गेम या और आपके लोगों के बारे में कुछ बताना है तो एक सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म है। आप ऐसे रोड पे जाते हुए तो किसी को बता नहीं सकते हो, कभी कभार किसी से बात किया 2 मिनट तो उसमें तो आप बता नहीं सकते हो, तो आप क्या अचीव कर रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ स्ट्रगल किया आपने, क्या अब इस वक्त आप कौन से लेवल पे पहुँचे हो, हर एक कंटेंट हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे डालना ज़रूरी है, जिससे लोगों को एटलीस्ट पता चलता है कि हम एक्टिव है और हम जिंदा भी है। तो ये जब आपको वहाँ पे फीडबैक या ये मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आपको तो इंस्पायर करते होंगे कि एटलीस्ट आपको कोई रोल मॉडल समझ रहा है या फिर कोई आपको देख के इंस्पायर हो रहा है? आते हैं, बहुत सारे आते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करने के लिए भी आते हैं सामने से, अच्छा भी लगता है, उनको ऑप्शंस भी देते हैं, बट अब वो हो गया है उतना, एक लेवल तक था तो वो उतना ही बेटर था, वो स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छा लगता था, अब इतना नहीं, बस हमने एक पोस्ट कर दिया फॉर्मेलिटी के लिए, बिकॉज स्पॉन्सर्स भी देखते हैं तो उस वजह से डालना पड़ता है। ओके, और कुछ नहीं। सो मैम नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है कंट्रोल। तो ये कंट्रोल सी मोमेंट ऐसा है कि कोई ऐसे गलती आपको जो दोबारा जाके उसको रीचेंज करना चाहोगे, या एग्जाम्पल के तौर पे एक टाइम मशीन मिल गई है तो आप अपने पीछे दौर में जाके उसको दोबारा आप चेंज करना चाहोगे, तो कोई ऐसा मोमेंट आप शेयर करना चाहोगे? अ, मैंने मेरे एसोसिएशन पे काफ़ी काम किया इन कुछ सालों में आफ्टर लॉकडाउन, मुझे लगता है मुझे भी इसे चेंज करने की ज़रूरत है, मैं अभी खुद पे काम करूँ और मैं खुद का एक ट्रस्ट बनाने जा रही हूँ, प्रोसेस में है कि मैं ऐसे प्लेयरों को खुद के हिसाब से डेवलप कर सकूँ, ना कि किसी के प्रेशर में आके मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़े, तो मैं वो चीज़ चेंज करना चाहती हूँ। और कहीं कहीं लगता है कि अभी दूसरों को भी ऑप्शंस देना है, तो रास्ते भी तो खुद ही खोलने पड़ेंगे उनके लिए। बिल्कुल। मैम ऐसा कोई मैच जो आपको लगा कि ये जीत सकते थे, तो उसको दोबारा आप वो गलतियां को दोबारा करेक्ट करके आप उसको जीतना चाहोगे? मैच में इंटरनेशनल मैचेस में कुछ कुछ ऐसा होता है कि हमें लगता है हम जीत सकते थे, बट कभी कभी प्रेशर में आते हैं तो एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर के साथ बॉन्डिंग नहीं हुआ या उनको इसको बॉल पास नहीं हुआ, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो उससे हमारे हाथ से मैच निकल भी जाता है कभी कभी। तो अभी इस बार इंटरनेशनल्स में हुए ऐसे, तो उसमें टीम का बॉन्डिंग जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना पॉसिबल नहीं है। मैम तो टीम का कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जो फ़नी हो या फिर कोई सैड वाला। मैच में तो आप फ़नी कहाँ ही समझोगे, प्रेशर ही रहता है ऑलवेज तो फ़नी तो नहीं, फ़नी हाँ, हम उसके बाद हम लंच या डिनर करते हैं तो टीम के साथ बैठना, उनके साथ रहना, मैंने पूरा एफर्ट डाला और एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की, ऑलमोस्ट काफ़ी प्लेयरों के साथ मेरा अच्छा बॉन्डिंग है, तो आज उनको भी कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स होती है तो कम मुझे एटलीस्ट डायरेक्ट बोलने की कोशिश करते हैं, डरते नहीं है एटलीस्ट बोलते हैं। टफेस्ट मोमेंट आज तक जो आपके लाइफ में रहा? लॉकडाउन, लॉकडाउन। लॉकडाउन उस वक्त ऐसा लगा, जो मैंने बिजनेस लेवल पे स्टार्ट किया था वो ऑलमोस्ट ख़त्म लेवल पे आ गया, सोचा था वापस कर लूँगी
बट स्पोर्ट्स में इतना बिजी हो गई, मैंने सोचा कि मुझे इससे थोड़ा टाइम देना है। मैं बिज़नेस के लिए आगे भी सोचूंगी वापस कंटिन्यू के लिए। आप बताना चाहोगे क्या आपने बिजनेस किया जो आपका रैंप हो गया? कपड़ों का मेरा बिज़नेस था, काफ़ी अच्छे लेवल पे था, बट लॉकडाउन में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि रेंट पे था, तो उसे चलाना, उसे मेंटेन करना आसान नहीं होता है। और अकेले तो और भी उस टाइम पे थोड़ा सपोर्ट था तो इजीली हो गया, और मुझे स्किप करना पड़ा उस टाइम पे। बट मैंने बीच में स्टार्ट किया, फिर मैंने स्किप कर दिया। बट अभी मैं थोड़े जैसे स्पोर्ट्स से धीरे धीरे अगर मेरा बैकअप हुआ तो मैं उस फील्ड में वापस उतरूँगी। और एक्चुअली ये फील्ड में भी नहीं थी मैं, इससे पहले जॉब मैंने बहुत फील्ड में किया, स्पेशली बैंकिंग लाइन में, फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादा किया जॉब आज। पर वो जॉब का मैंने एक चीज़ ही वहाँ पे फील किया कि मेरा माइंड बहुत शार्प है, और मैं दूसरे के लिए यूटिलाइज़ करूँ इससे अच्छा खुद के लिए करूँ। तो उस हिसाब से मैंने वो चीज़ों को चेंज किया। मैम एक और चीज़ है जो मैं सोच रहा था कि हर एक कॉरपोरेट में एक उनको एक कोटा होता है जिनमें जॉब प्रोवाइड करते हैं। कभी आपने या अपने टीम मेंबर ने कहीं अप्लाई किया हो? कॉर्पोरेट लेवल में आपको जनरली मैं बताऊँ, एक तो एजुकेशन चाहिए डिसेबल पर्सन को। मैं मेरा बताऊंगी, मैंने जब कॉलेज के टाइम पे जॉब ढूंढ रही थी, मुझे हैंडीकैप होने की वजह से कहीं जॉब मिल नहीं रहा था, और लोग ऐसा देखते थे कि अरे क्या कर लेंगे, जॉब क्या करेंगे, देना किसी को नहीं था। मैंने ऑनलाइन अपना मिड डे में एडवर्टाइजिंग आते हैं ना, उसको देख के इंटरव्यूज़ दिए। रेफरेंस के थ्रू तो कभी पॉसिबल ही नहीं था, और तभी भी जॉब नहीं मिला मुझे। आज थोड़ा लोग अवेयरनेस हो रहे, पैरा का देख रहे हैं, तो लोगों के सामने आ रहा है, एक पर्टिकुलर उनके लिए भी वे सोच रहे। बट उसमें भी एक इश्यूज़ ये है कि जो डिसेबल है, जो सालों से घर पे है, जिनका एजुकेशन नहीं है, उनको बिना एजुकेशन के जॉब कौन देगा? कोई नहीं देगा। अब सब अपने फील्ड में अलग अलग काम कर रहे हैं। हमारी टीम में एक नीतू करके है, उसका एजुकेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, और वो जिस बिल्डिंग में रहती है 4th या 5th फ्लोर पे, वहाँ लिफ्ट नहीं है। उसको पैर में कैलीपर पहन के ऊपर से नीचे उतरने में 1 घंटा लगता है। उसकी मम्मी का हेल्प लेना पड़ता है उसे, और उसकी मम्मी बैग्स वगैरह लेकर आती है, वो धीरे धीरे उतरती है। फिर व्हीलचेयर नीचे रखा हुआ है उसने एक अलग से, उसके ऊपर शिफ्ट होके फिर वो, उसके लाइफ के पहले फ्रेंड हम ही हैं, मैं मेरी फ्रेंड हम ही है उसके लाइफ के पहले। पर जब मैं उससे मिली और मैंने देखा ना, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं कि उसका बैकग्राउंड लो फैमिली का है, सब अच्छा है, बट उसके लिए नहीं करना है। माँ है तब तक उसको हेल्प कर रही है, अगर माँ कल नहीं होगी तो ऊपर से को नीचे कौन उतारेगा। देन मैंने उसको एक स्टेयर वाली व्हीलचेयर दिलाई। स्टेयर वाली व्हीलचेयर में लगा कि चलो अभी ईजी हो गया इससे घर से बाहर निकलना, पर घर में भी कोई हेल्प करने के लिए नहीं, कि उसको ऊपर से नीचे उतारने के लिए उस व्हीलचेयर में सिर्फ 15 मिनट लगता है उतारने के लिए, और उसकी कीमत कुछ 70-80,000 थी। हमने फ्री में कराया। उसको नेबर की एक लेडी थी, वो हेल्प करने लगी। 2 महीना उसने किया, बट उसके घर में भी प्रॉब्लम्स होने लगे, क्योंकि जब इसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर अदर क्यों। वो एक मेंटलिटी है। तो घर में ना ये बहुत इश्यूज़ होते हैं कि अगर आपके घर में अगर ऐसा कोई बच्चा है तो आप उसे घर पे मत बिठाओ, बाहर निकालो उसको, उसकी लाइफ जीने दो। आप बांध के रखोगे, हर कोई स्मार्ट नहीं होता। वो लड़की थोड़ी स्मार्ट है, मोबाइल स्मार्टफोन से सब कुछ सीखा है उसने। ऑनलाइन कुछ ना कुछ हाथ का ब्रेसलेट है वो बना के ऑनलाइन बेच रही है, कर रही है अपना। वो एजुकेटेड नहीं है, बस स्मार्ट है। अगर उसको एजुकेशन मिला होता तो आज वो कितना कॉर्पोरेट लेवल में कमा सकती थी। 50,000 के नीचे कहीं नहीं जाती थी वो। मैम जो आपके पास स्किल है वो मैं नहीं कर सकता। मैं अपने लाइफ में बास्केटबॉल नहीं खेला, बट आप बास्केटबॉल इंडिया के लिए आपने रिप्रेजेंट किया है। आपको गॉड ने अलग से स्किल दिया हुआ है। सिमिलरली जैसे आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो टीम है, उनको गॉड ने एक्स्ट्रा एडवांटेजेस और एक्स्ट्रा स्किल दे के भेजा हुआ है, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है। अब वही है ना, अभी स्पोर्ट्स में आने से पहले मुझे क्या लगता था, मैं ज़ीरो हूँ। हाँ मैं जी। जॉब कर रही हूँ, घर आ रही हूँ, खा रही हूँ, मैं लाइफ जी नहीं रही हूँ। हमारी लाइफ जीने जैसी नहीं होती है, हमारी लाइफ सिर्फ चलने जैसी होती है। अब हम स्पोर्ट्स में आ गए, हम अपनी लाइफ जी रहे, इंजॉय कर रहे, हर एक चीज़ कर रही हूँ मैं, एक्टिविटी हर एक चीज़ में जाती हूँ। हर एक, जो पहले नहीं पूछते थे वो भी बुलाते, जो साथ में बैठना पसंद नहीं करते थे वो भी पूछते। सो वो हमने अपना लेवल बनाया। तो जैसे आप कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहे थे ना,
जब तक एजुकेशन ही नहीं होगा तो आपको कॉर्पोरेट लेवल में जॉब तो वैसे भी नहीं मिलेगा। अब जब हम वहाँ ही नहीं पहुँचे तो यहाँ से कैसे निकले? उसके लिए फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो व्हीलचेयर यूज़र या जो बच्चे डिसेबल हो जाते हैं ना, फैमिली उनको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके उनकी लाइफ में बहुत दिक्कत शुरू हो जाएगी। हम लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, लॉग आउट विथ लेसन। जो रैप अप करते हैं हम लोग का आज का पॉडकास्ट का, एक यूथ को एक ऐसा मैसेज दे के या कोई एक पेरेंट्स को एक ऐसा मैसेज दे कि अगर आपके बच्चा, घर में कोई ऐसा बच्चा है जो डिसेबल है, उसको कैसे आप ग्रो अप करोगे, कैसे उसको गाइडेंस दोगे, कहाँ पे आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं जो कि वो अपना फ्यूचर स्पोर्ट्स में या फिर कोई ऐसे कोई स्किल सेट लेके कहीं अपना सेटल कर सके। तो आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे वो मैं बच्चे तो को? जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि लाइफ चल रही है, जी नहीं रहे, और आप अपने सपनों को ज़िंदा रखो, सपने आपको ज़िंदा रखते, तो वो इजी हो जाता है थोड़ा करने के लिए। अगर आप लाइफ में एक टारगेट रखते हो ना, तो उसे अचीव करने के लिए हम भागेंगे, बस भागना है। अब भागेंगे ही नहीं तो फिर सपने कहाँ पूरे होंगे? और फैमिली का सबसे बड़ा रोल है इसमें भागने में। मैम, एक सोसाइटी को एक ऐसा मैसेज आप क्या देना चाहोगे जो वो एक पैरा एथलीट को देखना पसंद करना स्टार्ट करे? पहले तो उनको इक्वल समझे और बेचारा या बेचारी ना ट्रीट करे, और जैसे आप अपनी लाइफ नॉर्मल जीते, हमें भी वैसे ही जीनी है, तो एक पैरल बना के चले। और सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सेसिबिलिटी। इंडिया में एक्सेसिबिलिटी का आपको पता है रिज़ल्ट कितना ज़ीरो है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे कहीं पे जाना है तो वहाँ पे एक्सेसिबल है या नहीं मुझे सोचना पड़ता है। अगर वो पहले से एक्सेसिबल होगा तो मैं मेरी लाइफ हर जगह पे जाके इंजॉय कर सकती, जी सकती हूँ, या अपने और फ्रेंड्सों के साथ गेट टुगेदर कर सकती हूँ। ये और मैम, जैसे यूथ को आपने जो अपनी लाइफ में थ्रू आउट द जर्नी एक कोई लेसन सीखा हो, वो आप शेयर करना चाहोगे कि नहीं, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? तो वो कौन सा एक लेसन होगा जो आप शेयर करना चाहोगे? पहले तो उनको खुद का कॉन्फिडेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं इंदिरा इंस्टीट्यूट जाती हूँ कभी कभी मोटिवेशन स्पीच के लिए। वहाँ के बच्चे टीनेज एज के हैं, जब हमारी स्टोरी सुनते हैं तो वो लिटरली एकदम फील करके रोने आते हैं कि हम अकेले हैं, हम वो अगर इस एज में अकेले तो फिर आगे कैसे सरवाइव करेंगे? उनको वहाँ स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा सा अप डाउन होते रहेंगे, वो कॉन्फिडेंट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और ख़ुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरे को देखेंगे, या मेरी स्टोरी आपने एक बार देखी, 2 बार देखी, बाद में तीसरी बार यही है तो फिर आए, यही होगा। तो जब तक आप खुद को उसमें नहीं ढूंढोगे, आप दूसरों में तो ढूंढ ही नहीं पाओगे कभी। तो खुद में ढूंढना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। ये थे आज के अनसंग हीरो हमारे शो के। 4 बार नेशनल चैंपियन, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और भारत के व्हीलचेयर बास्केटबॉल के कप्तान गीता जी। अगर आप भी कभी जिंदगी से हारने लगे हो तो ये कहानी आपको फिर से मोटिवेट कर देगी। मिलते हैं फिर कोई नए चैंपियन स्टोरी के साथ। बने रहे वर्चुअल टॉक शो पे। धन्यवाद।